ऑक्साइड का लगातार निष्कासन आवश्यक है। अतः इन पदार्थों के कोशिकाओं तक से चलन हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का होना आवश्यक था। विभिन्न प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए। सरल प्राणी जैसे स्पंज सिलेंट्रेट बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं, जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। जलीय प्राणी इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। मनुष्य सहित उच्च प्राणियों में रक्त इस उद्देश्य में काम आने वाला सर्वाधिक सामान्य तरल है। एक अन्य शरीर द्रव लसिका भी कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करता है। इस अध्याय में आप रुधिर एवं लसिका के संगठन एवं गुणों के बारे में पढ़ेंगे, जिनमें रुधिर के परिसंचरण तंत्र को भी समझाया गया है। रुधिर एक क्षारीय तरल संयोजी ऊतक है, जिसमें द्रव्य धात्री तथा प्लाज्मा तथा अन्य संगठित रचनाएं पाई जाती हैं। प्लाज्मा प्रद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ है जो रक्त के आयतन का लगभग 55% होता है। प्रद्रव्य में 90 से 92% जल तथा 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन तथा एल्ब्यूमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है। फाइब्रिनोजेन की आवश्यकता रक्त का थक्का बनाने में व स्कंदन में सहायता करती है। ग्लोब्यूलिन का उपयोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र तथा एल्ब्यूमिन का उपयोग परास्तनीय संतुलन के लिए होता है। प्लाज्मा में अनेक खनिज आयन जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट व क्लोरीन इत्यादि भी पाए जाते हैं। शरीर में संकरण की अवस्था में होने के कारण ग्लूकोज, अमीनो अम्ल एवं लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनाने अथवा स्कंदन के अनेक कारक प्रद्रव्य के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहा जाता है। संगठित पदार्थ लाल रुधिर कणिका जिसे इरिथ्रोसाइट कहते हैं, श्वेताणु जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं, पट्टिकाणु जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं को संयुक्त रूप से संगठित पदार्थ कहते हैं। ये रक्त के लगभग 45% भाग होते हैं। एरिथ्रोसाइट या रक्ताणु या लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में सर्वाधिक होती हैं। एक स्वस्थ मनुष्य में ये कणिकाएं लगभग 50 से 50 लाख प्रतिघन मिमी, रक्त 5 से 5.5 मिलियन प्रतिघन मिमी होती है। वयस्क मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थि मज्जा में बनती है। अधिकतर स्तनधारियों की लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते हैं तथा इनकी आकृति उभयावतल या बाइकॉन्केव होती है। इनका लाल रंग एक लोहे युक्त जटिल प्रोटीन हीमोग्लोबिन उपस्थिति कारण होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिली रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। लाल रक्त कणिकाओं की औसत आयु 120 दिन होती है। तत्पश्चात इनका विनाश प्लीहा या लाल रक्त कणिकाओं के कब्रिस्तान में हो जाता है। ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगहीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहा जाता है। इन्हें WBC कहते हैं। इनमें केंद्रक पाए जाते हैं तथा इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा कम होती है। ये 6000 से 8000 प्रतिघन मिमी रक्त होती है। सामान्य ये कम समय तक जीवित रहती है। इनका जीवन काल 6 से 7 दिन का होता है। इनको दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, कणिकाणु यानी ग्रेन्युलोसाइट तथा अकणिकाणु यानी अग्रेन्युलोसाइट। न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल व बेसोफिल कणिकाणु के प्रकार है, जबकि लिम्फोसाइट तथा मोनोसाइट अकणिकाणुओं के प्रकार हैं। श्वेत रुधिर कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक होते हैं, लगभग 60 से 65%। बेसोफिल संख्या में सबसे कम होते हैं, 0.5 से 1% तक होते हैं। न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट 6 से 8% होते हैं। भक्षण कोशिका होती है जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करती है। बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपेरिन आदि का स्राव करती है तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है। इओसिनोफिल्स 2 से 3% होते हैं जो संक्रमण से बचाव करती है तथा संक्रमण के समय इनकी संख्या बढ़ जाती है। एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती हैं। लिम्फोसाइट 20 से 25% जो मुख्य दो प्रकार की होती है, बी तथा टी। बी लिम्फोसाइट यानी बोन मेरो, टी लिम्फोसाइट यानी थाइमस। दोनों प्रकार की लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी होती है। पट्टिकाणु या प्लेटलेट जिसे थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं, उन्हें मेगाकैरियोसाइट भी कहते हैं। अस्थि मज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़ों के विखंडन से बनती है। ये रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रतिघन मिमी होती है। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है, जिनमें से अधिकांश रुधिर का थक्का जमाने वाले स्कंदन में सहायक होते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण स्कंदन जमाव में विकृति आ जाती है तथा शरीर से अधिक रक्त स्राव हो सकता है। रक्त समूह या ब्लड ग्रुप, जैसा कि आप जानते हैं कि मनुष्य का रक्त एक जैसे दिखते हैं,
वे भी कुछ अर्थों में भिन्न होता है। रक्त का कई तरीके से समूहीकरण किया गया है। इन्हें दो मुख्य समूह एबीओ तथा आरएच में उपयोग पूरे विश्व में होता है। एबीओ रक्त समूह। एबीओ समूह मुख्यतः लाल रुधिर कणिकाओं की सतह पर दो प्रतिजन या एंटीजन की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति पर निर्भर करता है। ये एंटीजन ए और बी और प्रतिरक्षा अनुक्रिया को प्रेरित करते हैं। इसी प्रकार विभिन्न व्यक्तियों में दो प्रकार के प्राकृतिक प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी मिलते हैं। प्रतिरक्षी वे प्रोटीन पदार्थ होते हैं जो प्रतिजन के विरुद्ध पैदा होते हैं। 4 रक्त समूह ए, बी, एबी और ओ में प्रतिजन तथा प्रतिरक्षी उपस्थिति को देखते हुए तालिका दी गई है। रक्त समूह ए में लाल रुधिर कणिकाओं का प्रतिजन ए होता है। प्लाज्मा में प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी बी होती है। यह रक्तदाता समूह ए और ओ होता है। रक्त समूह बी में प्रतिजन बी होता है, एंटीबॉडी ए होता है और रक्तदाता समूह बी और ओ होता है। एबी में प्रतिजन ए बी एंटीबॉडी अनुपस्थित होती हैं। रक्तदाता समूह ए बी ए बी व ओ होता है। ओ में एंटीजन अनुपस्थिति एंटीबॉडी ए और बी होती हैं और रक्तदाता समूह ओ होता है। दाता एवं ग्राही के रक्त समूह का रक्त चढ़ाने से पहले सावधानीपूर्ण मिलान कर लेना चाहिए, जिससे रक्त स्कंदन एवं आरबीसी के नष्ट होने जैसी गंभीर परेशानियां न हो। दाता संयोजन डोनर कॉम्पेटिबिलिटी तालिका 18.1 में दिया गया है। उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि रक्त समूह ओ एक सर्वदाता है जो सभी समूह को रक्त प्रदान कर सकता है। रक्त समूह ए बी सर्वदाता ग्राही है जो सभी प्रकार के रक्त समूह से रक्त ले सकता है। आरएच समूह। आरएच अन्य प्रतिजन एंटीजन आरएच जो लगभग 80% मनुष्य में पाया जाता है तथा यह आरएच एंटीजन रिसेस बंदर में पाए जाने वाले एंटीजन के समान है। ऐसे व्यक्ति को जिसमें एंटीजन पाया जाता है, आरएच एंटीजन पाया जाता है, उसे आरएच सहित या आरएच पॉजिटिव कहते हैं। जिसमें यह नहीं पाया जाता उसे आरएच हीन या आरएच नेगेटिव कहते हैं। यदि आरएच रहित व्यक्ति के रक्त को आरएच सहित पॉजिटिव के साथ मिलाया जाता है तो आरएच व्यक्ति का आरएच प्रतिजन आरएच नेगेटिव के साथ विरुद्ध विशेष प्रतिरक्षी बन जाती है। अतः रक्त आदान प्रदान के पहले आरएच समूह को मिलान भी आवश्यक है। एक विशेष प्रकार की आरएच अयोग्यता को एक गर्भवती माता एवं उसके गर्भ में पल रहे शिशु के आरएच पॉजिटिव के बीच पाई जाती है। अपरा द्वारा पृथक रहने के कारण भ्रूण का आरएच एंटीजन सगर्भता में माता के आरएच नेगेटिव को प्रभावित नहीं कर पाता, लेकिन फिर भी पहले प्रसव के समय माता के आरएच नेगेटिव रक्त से शिशु के आरएच पॉजिटिव रक्त के संपर्क में आने की संभावना रहती है। ऐसी दशा में माता के रक्त में आरएच प्रतिरक्षी बनना प्रारंभ हो जाता है। ये प्रतिरोध में एंटीबॉडी बनना शुरू कर देती है। यदि प्रवर्ती गर्भावस्था होती है तो रक्त से आरएच नेगेटिव भ्रूण के आरएच पॉजिटिव में आरएच प्रतिरक्षी का रिसाव हो सकता है और इससे भ्रूण की लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो सकती है। यह भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकती है या उसे रक्तअल्पता या खून की कमी हो सकती है या पीलिया तक हो सकता है। ऐसी दशा को इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता कहते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए माता को प्रसव के तुरंत बाद आरएच प्रतिरक्षी का उपयोग करना चाहिए। रक्त स्कंदन कारक या रक्त का जमाव। किसी चोट या घात की प्रतिक्रिया स्वरूप रक्त स्कंदन होता है। यह क्रिया शरीर से बाहर अत्यधिक रक्त को बहने से रोकती है। क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? आपने किसी चोट, घात या घाव पर कुछ समय बाद गहरे लाल व भूरे रंग का झाग सा अवश्य देखा होगा। ये रक्त का स्कंदन या थक्का है जो मुख्य फाइब्रिन धागे के जाल से बनता है। इस जाल में मरे तथा क्षतिग्रस्त संगठित पदार्थ भी उलझे हुए होते हैं। फाइब्रिन या रक्त प्लाज्मा में उपस्थित एंजाइम थ्रोम्बिन की सहायता से थ्रोम्बिनोजन से बनती है। थ्रोम्बिन की रचना प्लाज्मा में उपस्थित निष्क्रिय थ्रोम्बिन से होती है। इसके लिए थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम समूह की आवश्यकता होती है। यह एंजाइम समूह रक्त प्लाज्मा में उपस्थित अनेक निष्क्रिय कारकों की सहायता से एक के बाद एक अनेक एंजाइम प्रतिक्रिया की श्रृंखला सोपानी प्रक्रम से बनता है। एक चोट या घात रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स को विशेष कारकों को मुक्त करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे स्कंदन की प्रक्रिया शुरू होती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों द्वारा भी चोट की जगह पर कुछ कारक मुक्त होते हैं जो स्कंदन को प्रारंभ कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में कैल्शियम आयन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जाती है।